हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल नंबर 3 ऑफ चैप्टर नंबर 2 कोल एंड कोल फील्ड्स ऑफ इंडिया। प्रीवियस सेशन में हम लोग डिस्कस कर चुके थे कोल फॉर्मेशन टाइम। इसके अलावा हम लोग डिस्कस किए थे ग्रेड्स ऑफ कोल, और हम लोग डिस्कस किए थे कमर्शियल क्लासिफिकेशन ऑफ कोल, और साथ ही साथ बैंड एंड कंस्टिट्यूएंट ऑफ कोल। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एनालिसिस ऑफ कोल, कोकिंग कोल, कोल बर्निंग गैसेज एंड कोल रिजर्व, और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनालिसिस ऑफ कोल यानी कोयले का विश्लेषण। तो कोयले का विश्लेषण जनरली हम लोग दो तरह से करते हैं, एक को बोलते हैं प्रॉक्सिमेट एनालिसिस और दूसरे को बोलते हैं अल्टीमेट एनालिसिस। ये दोनों जो विश्लेषण है कोयले के वो हम लोग लैब में करते हैं, लेबोरेटरी में करते हैं। मतलब इस विश्लेषण में हम लोग पता लगाते हैं कि कोयले में क्या है, कोयले में क्या क्या बोल सकते हैं, कंपोजिशन क्या उसका, उसमें हम लोग इसमें पता लगाते हैं इस विश्लेषण में। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस का जो इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल होता है रैंक और ग्रेड ऑफ कोल को डिसाइड करने के लिए। हम लोग प्रॉक्सिमेट एनालिसिस का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, जो कोयला का जो रैंक है, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, सब, तो ये जो रैंकिंग है हम लोग कौन से एनालिसिस की मदद से हम लोग कर पाएंगे, तो ये प्रॉक्सिमेट एनालिसिस की मदद से कर पाएंगे। हम लोग इस एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पता लगाते हैं, डिटरमाइन करते हैं वेट परसेंटेज किस चीज़ का, कि कोयले में फिक्स्ड कार्बन कितना है, वोलेटाइल मैटर कितना है, मॉइस्चर कंटेंट कितना है, एस कंटेंट कितना है। तो अगर हम लोग किसी कोयले में हम लोग फिक्स कार्बन कंटेंट पता कर रहे हैं, वोलेटाइल मैटर पता कर रहे हैं, मॉइस्चर कंटेंट पता कर रहे हैं, एस कंटेंट पता कर रहे हैं, तो उसे हम लोग बोलेंगे प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। वहीं अगर हम लोग अल्टीमेट एनालिसिस की बात करें, ये वाला अल्टीमेट एनालिसिस की बात करें, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन देता है। इस विश्लेषण से आपको मिलेगा इन्फॉर्मेशन क्या, एलिमेंटल कंपोजिशन, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में क्या मिल रहा है आपको, फिक्स्ड कार्बन मिल रहा है, वोलेटाइल मैटर मिल रहा है, एस मिल रहा है और मॉइस्चर मिल रहा है। लेकिन कोई अल्टीमेट एनालिसिस में आपको क्या मिलेगा, इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, कौन कौन से एलिमेंट का परसेंटेज कितना है, जैसे कि इसमें कोयला में कितना कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है, कितना नाइट्रोजन है, कितना सल्फर है, कितना ऑक्सीजन है। तो इसके बारे में जो हमको पता करना रहेगा कि कोयले में जो एलिमेंट्स है, कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, कितने परसेंट में प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, अल्टीमेट एनालिसिस करना पड़ेगा। अल्टीमेट एनालिसिस का इस्तेमाल होता है, अल्टीमेट एनालिसिस इस्तेमाल होगा केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, केमिकल इंडस्ट्री में, क्योंकि आपको पता ही होगा कि कोयला का इस्तेमाल सिर्फ पावर प्लांट में इस्तेमाल सिर्फ करते नहीं, इसके अलावा बहुत सारा इस्तेमाल है। कोयले से हम लोग क्या बनाते हैं, मिथानॉल भी बना सकते हैं, कोयले से हम लोग अमोनियम नाइट्रेट भी बना सकते हैं। तो केमिकल इंडस्ट्री में जब भी हम लोग कोयले का इस्तेमाल करेंगे, कोयले से अगर कोई केमिकल हम लोग बनाएंगे, तो उस इंडस्ट्रीज़ के लिए हम लोग को कौन सा विश्लेषण करना पड़ेगा, अल्टीमेट एनालिसिस करना पड़ेगा, अल्टीमेट वाला ही विश्लेषण करना पड़ेगा। इसमें हमको पता चलेगा कि कार्बन का परसेंटेज, सल्फर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इस सब का परसेंटेज कितना है। वही जो हमारा कोल इंडिया लिमिटेड होता है वो कौन सा एनालिसिस इस्तेमाल करता है, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, जिससे हम लोग क्या करते हैं, ग्रेडिंग ऑफ कोल कर पाते हैं, रैंकिंग ऑफ कोल कर पाते हैं। इससे हमको क्या पता चलता है, फिक्स्ड कार्बन, वोलेटाइल मैटर, मॉइस्चर एंड एस कंटेंट। चल नेक्स्ट टाइम हम लोग बात करेंगे कोकिंग कोल के बारे में। तो कुछ कोयला को जब 600 डिग्री से ज़्यादा तापमान तक गर्म करते हैं, 600 डिग्री से ज़्यादा तापमान तक बिना हवा के, ठीक है, बिना हवा के हम लोग गर्म करते हैं, तो एक पोरस पदार्थ बच जाता है, एक पोरस ठोस पदार्थ, एक सॉलिड रेसिड्यू बच जाता है। ये सॉलिड रेसिड्यू पोरस होता है। इस पदार्थ को, इस मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, कोक। तो वह कोयला जो ये कोक बना दे उसे हम लोग कहेंगे कोकिंग कोल। और ऐसा कोयला जो है वो कार्बोनाइज्ड कहलाएगा, ठीक है, यानी ये कोयला क्या हो गया, ये जब कोक बनाया तो ये क्या हो गया, कार्बोनाइज्ड हो गया। इस कोयला से हम लोग को क्या मिल गया, कोक मिल गया, तो ऐसा कोयला को क्या बोल देंगे, अब ये कार्बोनाइज्ड कोयला है जो कोक में तब्दील हो गया है। तो अभी हम लोग बात करेंगे कार्बोनाइजेशन के बारे में, ठीक है। ये क्या हुआ, अभी हम लोग क्या हुआ, तो बिना हवा के संपर्क से हम लोग क्या किया, 600 डिग्री से ज़्यादा तापमान तक कोयले को गर्म किए तो बन गया कोक। ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलेंगे कार्बोनाइजेशन। अब कार्बोनाइजेशन के ऊपर आते हैं तो इसके दो टाइप्स होते हैं कार्बोनेशन के, एक होता है लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन और दूसरा होता है हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन। लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन में क्या होता है कि ये भी एब्सेंस ऑफ एयर में होगा, क्योंकि कोक का फॉर्मेशन तो, ठीक है, हवा के एब्सेंस में ही होता है, हवा नहीं होता है, ठीक है। पर लो टेम्परेचर कार्बोनेशन में क्या होगा, तापमान हमारा कम रहता है। कितना तापमान रहता है, अप्रॉक्सीमेटली 650 डिग्री सेंटीग्रेड। वहीं अगर हाई टेम्परेचर कार्बोनेशन की बात करें तो इसमें जो तापमान होता है, जब हम लोग कोयला को गर्म करते हैं कोक बनाने के लिए, तो होता है 1000 से 1100 सेंटीग्रेड, 1000 से 1100 सेंटीग्रेड तक हम लोग गर्म करते हैं। जो कोक बनता है इससे वो काफ़ी सॉफ्ट कोक होता है, और इसका इस्तेमाल हम लोग डोमेस्टिक फ्यूल के लिए कर सकते हैं, घरेलू ईंधन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। वहीं हाई टेम्परेचर से जो कोक बनता है, ठीक है, पहला तो ये एक विशेष प्रकार का अवन में ही बन पाएगा। इसके लिए आपको स्पेशल अवन बनाना पड़ेगा जिसका नाम है बी हाइव कोक अवन। इस तरह के ओवन में इसका निर्माण होता है, इस तरह के कोक का।
और इस प्रक्रिया से, इस कार्बोनाइजेशन प्रोसेस से बना हुआ जो कोक होता है उसका इस्तेमाल मेटलर्जिकल पर्पसेस के लिए किया जाता है। यानी ठीक है, बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं, ठीक है, वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है, मेटलर्जिकल पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल होता है। सिमिलरली इसका जो कोक होता है वो काफ़ी हार्ड होता है लो टेम्परेचर कोक के तुलना में। तो अगर हम लोग बात करें कुछ लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन प्लांट्स की, तो हमारे भारत में 2 लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन प्लांट्स हैं। एक है आंध्र प्रदेश के रामकृष्णपुर में और दूसरा है वेस्ट बंगाल में दनकुनी। इसको बोलता है DCC, दनकुनी कोल कॉम्प्लेक्स। वैसे तो है वेस्ट बंगाल में, ये वेस्ट बंगाल में है, लेकिन ये SCCL का पार्ट है। कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरी है SCCL, उसका ये पार्ट है। नेक्स्ट कार्बोनेशन के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं केकिंग इंडेक्स। केकिंग इंडेक्स को अग्लूटिनेटिंग इंडेक्स भी कहा जाता है। इसका डेफिनेशन क्या है? इसका मतलब है रेत और कोयला का वह रेशियो, रेत और कोयला का, सैंड और कोयला का वह रेशियो जिसका कार्बोनाइजेशन हो जाने के बाद एक ऐसा कोहेरेंट मास फॉर्म होता है जिससे हम लोग 500 ग्राम का वजन, ठीक है, सपोर्ट कर सकते हैं, तो उसे हम लोग कहेंगे केकिंग इंडेक्स। सैंड टू कोल का वह रेशियो जिसका कार्बोनाइजेशन हो जाने के बाद ऐसा कोहेरेंट मास बनाए जो कैपेबल हो 500 ग्राम वेट को सपोर्ट करने को, तो वह सैंड टू कोल रेशियो को क्या बोलेंगे? केकिंग इंडेक्स, ठीक है। या इसका दूसरा नाम क्या है? एग्लूटिनेटिंग इंडेक्स। इसका पर्पस क्या होता है जी, क्यों हम लोग केकिंग इंडेक्स फाइंड आउट करते हैं? इससे हमको पता लगता है कि कौन सा कोयला कितना कोक जो है वो फॉर्म कर सकता है। ये हमको रिलेटिव आइडिया देता है कोक यील्डिंग कैपेसिटी के बारे में, कौन सा कोयला जो है ज़्यादा कोक निर्माण कर पाएगा, कौन कम निर्माण कर पाएगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग इसको जो है इस्तेमाल करते हैं केकिंग इंडेक्स का। और इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि कोकिंग कोल को भी अगेन 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। कोकिंग कोयला आपने पढ़ाई है जस्ट कि वैसा कोयला जो कोक बनाता हो। तो अगर किसी कोकिंग कोयला का जो केकिंग इंडेक्स है अगर वो 22 से ज़्यादा है तो उसे कहेंगे प्राइम कोकिंग कोल। अगर किसी कोकिंग कोल का जो केकिंग इंडेक्स है 17 से 22 है तो उसे बोलेंगे मीडियम कोकिंग कोल। और किसी कोकिंग कोल का जो केकिंग इंडेक्स है वो 10 से 17 है तो उसे कहा जाएगा सेमी कोकिंग या ब्लेंडेबल कोल। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कोल बर्निंग गैसेस के बारे में। कोल के कार्बोनाइजेशन के दौरान जो गैसेस प्रोड्यूस होती है उन्हें कोल बर्निंग गैसेस कहते हैं। ये गैसेस कई केमिकल्स, एक्सप्लोसिव्स, प्लास्टिक्स, इंक्स, पेंट्स, परफ्यूम्स, फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक पेट्रोल्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो जनरली 3 तरह के गैसेस फ्यूल्स होते हैं जो कोल या कोक से फॉर्म होते हैं कार्बोनेशन के दौरान। कौन कौन से हैं? कोक ओवन गैस, प्रोड्यूसर गैस एंड वाटर गैस। एग्जाम में आपको सिर्फ इसका कंपोजिशन पूछा जाएगा कि कोक ओवन गैस का कंपोजिशन क्या है। तो क्या है? एक सेकेंड, इसको ऐसा लिखिए, CO + H2 + CH4, यानी इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, हाइड्रोजन है और मीथेन है। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोड्यूसर गैस में क्या होता है, इसका कंपोजिशन क्या होता है, तो CO + H2 + N2। और अगर वाटर गैस का पूछा जाए तो CO और सिर्फ H2। इसका कितना था? CO, H2 और CH4। यहाँ पर एक चीज़ आप देखिएगा, इन सब में जो कॉमन है CO और H2 हमेशा कॉमन रहेगा। CO और H2 सिर्फ रहेगा तो इसे कहेंगे वाटर गैस। इसमें नाइट्रोजन जोड़ दिए तो बन जाएगा प्रोड्यूसर गैस। नाइट्रोजन हटा करके इसमें मीथेन जोड़ दिए तो बन जाएगा क्या? कोक ओवन गैस। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कोल रिजर्व्स के बारे में। तो कोल रिजर्व जानने से पहले इसका डेफिनेशन जान लेते हैं कि कोल रिजर्व या रिजर्व ऑफ कोल किसे कहते हैं। तो कोल सिम में अवेलेबल कोल की क्वांटिटी को हम लोग रिजर्व कहते हैं। जनरली ये किसी स्पेसिफाइड डेप्थ तक ही एक्सप्रेस होती है। तो कोल रिजर्व का डेफिनेशन क्या हुआ? किसी कोल सिम में कितना क्वांटिटी ऑफ कोल है उसे हम लोग कहेंगे कोल रिजर्व। रिजर्व 3 क्लासेस में कैटेगराइज होती है डिपेंडिंग ऑन द डाटा की रिलायबिलिटी, कि जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है वो कितना रिलायबल है, कितना भरोसेमंद है। इसके आधार पे 3 तरह के हमारे कोल रिजर्व होते हैं। पहला जिसे हम लोग कहते हैं प्रूव्ड रिजर्व, ठीक है, ये देखिए प्रूव्ड रिजर्व, इसको मेजर या प्रूव भी करते हैं, प्रूव्ड। दूसरा होता है इंडिकेटेड रिजर्व या प्रोबेबल रिजर्व भी कहा जाता है। और तीसरा होता है इन्फर्ड रिजर्व। जितना ज़्यादा भरोसेमंद डाटा होगा उतना ज़्यादा ये नीचे की तरफ जाएगा। मतलब इन्फर्ड रिजर्व जो होगा उसमें भरोसेमंद जो डाटा है वो कम है, इंडिकेटेड में उससे ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा भरोसेमंद जो डाटा है वो किस में होगा? प्रूव्ड रिजर्व में होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज ये खरगोश है जिसको खाना है क्या? गाजर। आप यहाँ पे ज़मीन पे देख रहे हैं कि कई सारे यहाँ पे गाजर के क्या है, उसके ऊपर वाला जो उसके पत्ते होते हैं वो है। तो खरगोश जो है इन पत्तों की सहायता से ये आकलन कर पा रहा है कि नीचे गाजर है। अभी इसको कुछ पता भी नहीं है कि इसका कुछ भी भाग इसको दिख नहीं रहा है कि गाजर कितना भाग है। इसलिए क्या पता चला कि कितना गाजर है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फर्ड। अभी इस खरगोश को पत्तों के साथ कुछ जो है इसको अगर पता चल गया कुछ भी कि यहाँ पे हल्का सा ये गाजर है तो क्या हो गया? ये इंडिकेटेड हो गया। अगर खरगोश ने उसे बाहर निकाल कर उसको नाप लिया
कितना गाजर है, कितना सेंटीमीटर लंबा गाजर है, उसे कहेंगे मेजर्ड या प्रूव्ड। तो आप क्या देख रहे हैं कि इन्फर्ड में हमारे पास डाटा जो है वो रिलायबल नहीं रहता है। इंडिकेटेड में हमको क्या एज्यूम भी कर रहा है, कुछ भाग जो है नीचे होगा और कुछ भाग वो देख पा रहा है। और मेजर्ड में क्या है कि हम जो है पूरा मेजरमेंट करते हैं। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। चलिए स्लाइड में समझते हैं कि रिजर्व के 3 टाइप हैं, प्रूव्ड, इंडिकेटेड एंड इन्फर्ड। सबके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रूव्ड रिजर्व के बारे में। ये प्रूव्ड रिजर्व में जो डाटा होता है वो काफ़ी भरोसेमंद होता है, ये रिलायबली एस्टिमेटेड होता है और इसमें जो हमारा कोल सीम है उसको हम इकोनॉमिकली रिकवर कर सकते हैं। इसके बारे में पता कैसे चलेगा? ये आउटक्रॉप्स के थ्रू, ट्रेंच के थ्रू, माइन वर्किंग के थ्रू या बोरवेल के थ्रू पता चल जाता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं उनकी कंटिन्यूटी ऑफ जियोलॉजिकल एविडेंस फॉर अ डिस्टेंस अप टू 200 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी 200 मीटर का हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमको जियोलॉजिकल एविडेंस मिला है उसको कंटिन्यूटी मेंटेन करते हैं हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे आप मेन चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, ये मेजर्ड रहता है। ठीक है, इसमें एजम्पशन बहुत कम रहता है, ज़्यादा मेजरमेंट हम लोग के ऊपर भरोसा रहता है, इसलिए सबसे ज़्यादा भरोसेमंद को रिजर्व है तो उसको क्या बोलेंगे, प्रूव्ड रिजर्व। नेक्स्ट है अपना इंडिकेटेड रिजर्व। इसमें दोनों चीज़ है, इसमें हम लोग मेजरमेंट भी करते हैं और हम लोग एजम्पशंस भी लेते हैं। हम लोग क्या है, एज्यूम भी करेंगे कुछ और कुछ हम लोग डायरेक्ट मेजरमेंट ही करेंगे। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, जहाँ पर कोयला सीम पता चला है, उसमें 1000 बाई 1000 का जो एरिया है वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पता लगाते हैं। 1000 बाई 1000 का जो एरिया होता है हर ऑब्जर्वेशन के पॉइंट पे हम लोग पता लगाते हैं। ये 2000 बाई 2000 तक भी जा सकता है। तो बेसिकली अब इसमें अंतर क्या दिख रहा है कि इसमें मेजरमेंट भी है और एजम्पशन भी है, तो उसको क्या बोल दिए, इंडिकेटेड। और जो प्रूव्ड रिजर्व था उसमें मेजरमेंट था। नेक्स्ट अगर बात करें इन्फर्ड रिजर्व की, तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ ठीक है एजम्पशन पे ही काम करता है। इसमें सिर्फ हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो है हो सकता है कि कोयला बेड की कंटिन्यूटी यहाँ पे हो तो यहाँ पे भी कोयला मिल जाए। एज्यूम करते हैं कि नदी के किनारे जो है कोयला सीम पाया गया है, तो वही नदी के किनारे दूसरा जगह भी हो सकता है कि कोयला सीम पाया जाए। जहाँ पे डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बस हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो लार्जली ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, वो जियोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ बेड्स पे यहाँ पे बेस्ड होता है और इसमें कोई मेजरमेंट हम लोग नहीं करते हैं। तो जिस पे मेजरमेंट करते हैं वो क्या हो जाएगा, प्रूव्ड। इसमें मेजरमेंट प्लस एजम्पशन तो हो जाएगा इंडिकेटेड। और इन्फर्ड किसको बोलेंगे, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एजम्पशन हम लोग कर रहे हैं, उसे कहेंगे इन्फर्ड रिजर्व। अभी नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं माइनेबल रिजर्व या एक्सट्रैक्टेबल रिजर्व। माइनेबल रिजर्व का मतलब होगा वैसा रिजर्व जो कि हम लोग इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं प्रेजेंट टेक्नोलॉजी से और माइन एक्ट्स एंड रेगुलेशन के दायरे में रहते हुए। तो माइनेबल रिजर्व यानी एक्सट्रैक्टेबल रिजर्व का मतलब होगा वैसा रिजर्व जिसको हम लोग इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसको फ़ायदेमंद तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मौजूदा टेक्नोलॉजी से, करंट टेक्नोलॉजी से, प्रेजेंट टेक्नोलॉजी से। प्रेजेंट टेक्नोलॉजी से जो भी हमारे पास मौजूदा तकनीक है उसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, उस रिजर्व को इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो करंट में जो एक्ट हैं, जो रेगुलेशन हैं, उनके दायरे में रहते हुए अगर हम लोग एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं तो वैसा रिजर्व को हम लोग बोलेंगे माइनेबल या एक्सट्रैक्टेबल रिजर्व। वैसे एक कोल रिजर्व जिसको मौजूदा टेक्नोलॉजी से, मौजूदा माइंस एक्ट और रेगुलेशंस के दायरे में रहते हुए इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, तो वैसे रिजर्व को कहेंगे माइनेबल रिजर्व या एक्सट्रैक्टेबल रिजर्व। चलिए नेक्स्ट अभी हम लोग बात करने वाले हैं स्टेट वाइज जियोलॉजिकल रिसोर्सेज ऑफ कोल इन इंडिया। भारत में टोटल कितना कोयला रिजर्व है, प्रूव्ड कितना है, इंडिकेटेड कितना है, इन्फर्ड कितना है और टोटल कितना है। तो ये देखिए प्रूव्ड को मेजर्ड भी कहा जाता है, हम लोग पढ़े थे ना, प्रूव्ड रिजर्व, इंडिकेटेड और इन्फर्ड, टोटल मिला के बोलते हैं रिसोर्स। तो सबसे ज़्यादा रिजर्व जो है वो कौन से स्टेट में है, ये सब हम लोग को आज इसमें जानने को मिलेगा। तो ये जो डेटा है सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये डेटा है ना वो 1 अप्रैल 2023 तक का डेटा है और ये जो भी डेटा दिया हुआ है वो मिलियन टन में दिया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा देखते हैं कि कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा रिजर्व है। देखिए सबसे ज़्यादा जो रिजर्व है ना कोल का, सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में है, उड़ीसा में है। उड़ीसा में मेजर्ड, इन्फर्ड, इंडिकेटेड और इन्फर्ड तीनों को मिला करके जो रिजर्व आता है वो 94,518.5 मिलियन टन रिजर्व आता है, जो कि सबसे ज़्यादा कोल रिजर्व है किसी स्टेट में। तो अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि सबसे ज़्यादा कोल रिजर्व कौन से स्टेट में है, तो आंसर होना चाहिए उड़ीसा। लेकिन अगर आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा मेजर्ड या फिर प्रूव्ड रिजर्व है, तो आंसर होगा अपना कौन, झारखंड। क्योंकि आप देख सकते हैं कि उड़ीसा में जो प्रूव्ड रिजर्व है वो कितना है, 52,046.19 मिलियन टन, 52,046.19 मिलियन टन है उड़ीसा में प्रूव्ड रिजर्व। वहीं झारखंड में 55,749.18 मिलियन टन का यहाँ पे प्रूव्ड रिजर्व है। तो अगर आपसे सवाल में पूछा जाता है कि प्रूव्ड रिजर्व में सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट में कोयला है, झारखंड,
सबसे ज़्यादा रिजर्व कोयला का कौन सा स्टेट में है? उड़ीसा। टोटल रिजर्व कितना है? तब देख सकते हैं कि यहाँ पे है 3,78,207 मिलियन टन। टोटल ऑल ओवर इंडिया में कितना? 3,78,207.28 मिलियन टन का टोटल रिजर्व, जिसमें इंडिकेटेड, इन्फर्ड और प्रूव्ड या मेजर्ड भी शामिल है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में प्रूव्ड रिजर्व है, तो आपका ऑब्वियसली आंसर होगा झारखंड। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि टोटल ऑल ओवर इंडिया में प्रूव्ड या फिर मेजर्ड जो रिजर्व है कोल का वो कितना है, तो 1,99,903.90 मिलियन टन, 1,99,903.90 मिलियन टन, ये टोटल क्या है? प्रूव्ड रिजर्व है या मेजर्ड रिजर्व। तो आज के सेशन के लिए इतना ही।